तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि दिस, दैट और दीज, दोज का कहाँ प्रयोग होता है। तो देखते हैं मतलब कहाँ पर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, अपने स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग। तो हम लोग देखेंगे ये सब का कहाँ प्रयोग होता है। आइए समझें कि दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग कैसे करना है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस, दैट, दीज एंड दोज। मतलब समझिए कि कैसे ये सब का प्रयोग करना है। तो दिस मतलब क्या हो गया ये, दैट मतलब वो, दीज मतलब एक से ज़्यादा होगा तो ये सब, और दोज मतलब एक से ज़्यादा होगा तो वो सब। मतलब ये वो, बस यही सब है, ठीक है। हिंदी में दिस को ये बोलते हैं, दैट को वो बोलते हैं, और एक से ज़्यादा होगा तो ये को मतलब दीज बोलते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ है। और दोज को मतलब वो बोलते हैं, तो मतलब वो बहुत सारा चीज़ है। तो आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे थोड़ा हंसी तो आ रहा होगा, मेरे को पता है। देखते आगे क्या लिखा हुआ है। नियर, नियर मतलब होता है पास। फार मतलब होता है दूर। सिंगुलर एक वचन है, ठीक है। सिंगुलर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सिंगुलर ये मतलब एक वचन है। प्लूरल मतलब बहुवचन है। दिस, ये, यह, जैसे कि मैंने आपको बताया दीज, ये, यह। मतलब एक वचन के लिए दिस का प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए दीज का प्रयोग होता है। फार हो गया दूर, और सिंगुलर में क्या हो गया दैट, वह, वो, वे, ठीक है। फार हो गया दूर, हो गया दैट, वह, वो, वे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे नियर मतलब हो गया, जैसे सिंग दिस और दिस का मतलब है जो सामने में है। जैसे ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये बुक सामने है। अब दूर क्या हो गया, वो वहाँ रहता है, तो वो वहाँ रहता है मतलब बहुत दूर हो गया। और सामने का बता रहे तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे दिस का, और दूर का बता रहे तो क्या प्रयोग करेंगे दैट का। तो आगे देखते क्या लिखा हुआ है हम लोग के लिए। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमारे सामने है तो ऊपर दिए गए टेबल के अनुसार हम या तो दिस का प्रयोग करेंगे या फिर दीज का। अगर एक वचन है तो दिस, और अगर बहुवचन है तो दीज। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमसे दूर है तो टेबल के अनुसार हम या तो दैट का प्रयोग करेंगे या फिर दोस का। अगर एक वचन है तो दैट का, और अगर बहुवचन है तो दोज का। If a person, place or thing is nearby as per the table, we must use either these or we must either use this or these. If it is singular, then this, and if plural, then these. Similarly, if a person, place, or thing is afar, we must use either that or those. If it is singular, then that, and if plural, then those. तो जो हिंदी में लिखा हुआ है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको इंग्लिश वाला जो है उसको आसानी से पढ़ के बता देता हूँ हिंदी में। इफ़ अ पर्सन, इफ़ मतलब अगर, अ मतलब एक, पर्सन मतलब कोई इंसान, प्लेस जगह, और थिंग, और मतलब या, थिंग मतलब चीज़, इज़ मतलब है, नियर बाय मतलब सामने में, एज पर द टेबल मतलब एज पर मतलब हो गया अनुसार, द टेबल मतलब टेबल जो हम लोग देखे, ये जो टेबल हम लोग जो देखे नीचे नीचे नीचे, हाँ ये जो टेबल हम लोग जो देखे सिंगुलर प्लूरल वाला, तो इसके अनुसार क्या बताया जा रहा है, वी मस्ट ईदर यूज़ दिस और दैट। वी मतलब हम, मस्ट मतलब ज़रूर से, यूज़ मतलब प्रयोग, ईदर मतलब दोनों में से कोई भी, दिस और दीज, ठीक है। जैसे जैसे
प्लूरल रहेगा मतलब बहुवचन रहेगा तो दिस का प्रयोग करना है, और एक वचन रहेगा तो दिस का प्रयोग करना है. इफ इट इज सिंगुलर देन दिस, एंड इफ प्लूरल देन दीज. इफ मतलब अगर, इट मतलब वो, इज मतलब है, सिंगुलर मतलब एक वचन, देन फिर, दिस, दिस का प्रयोग करना मतलब ये का प्रयोग करना है, इफ, और इफ मतलब अगर, प्लूरल मतलब बहुवचन है तब क्या करना है, दिस का प्रयोग करना है. सिमिलरली मतलब अ, सिमिलरली मतलब क्या, मतलब जैसे कि वैसा, जैसे कि ऊपर बताया गया है वैसे ही. इफ अ पर्सन, अगर एक इंसान, प्लेस और थिंग इज फार, जगह या चीज़ है दूर, मतलब दूर है. वी मस्ट यूज़ ईदर, हम लोग को ज़रूर से यूज़ करना है. क्या यूज़ करना है, या तो दैट यूज़ करना है या तो दोज यूज़ करना है. इफ़ इट इज़ सिंगुलर, लेकिन अगर ये एक कुछ मतलब एक वचन है तब क्या यूज़ करना है, दैट. एंड इफ़ प्लूरल देन दोज. सिंगुलर है तो दैट का प्रयोग करना है, और प्लूरल है तो दोज का प्रयोग करना है. मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आगे हम लोग देखेंगे वाक्य सब कैसे बनता है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अभी तक आपको इंग्लिश का बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा. तो अपने आप को एक बार आप थपथपी दे दीजिए पीछे एक बार, और अपने लिए एक बार ताली भी मार लीजिए, क्योंकि आपने जो चालू करना था वो आपने कर लिया, और आपने कम से कम 10 लेक्चर तो आपने लोग कंप्लीट कर ही लिया होगा. और यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं और आगे बहुत सारे चीज़ें. और मैं आपको बता देता, आप अगर ये कोर्सेज सब पूरा ख़त्म कर लेंगे तो इंग्लिश में आप बस बोलना ही नहीं, लिखना ही नहीं, बहुत सारे चीज़ सब सीख जाएंगे. आपको क्या लगता है, मैं नहीं सीख रहा हूँ, मैं आप लोग को सिखाते सिखाते और चीज़ सीख रहा हूँ. और आप लोग का जो कमेंट सब आता है उससे मैं और सब सीखता हूँ, और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना. आगे देखते क्या लिखा हुआ है. इसे और बेहतर समझने के लिए नीचे दिए गए तालिका को समझें. दिस कॉन्सेप्ट कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द टेबल. एक चीज़ तो मैं बताने भूल गया, ये जो PDF है ये मेरा नहीं है, ये englishwale.com का है, जो कि एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है. तो उन लोग का ये बुक है जिसको मैं रेफ़र करके आप लोग को सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छा लगा बुक. और ये इन्होंने इस बुक को ओपन सोर्स किया है ताकि कोई भी आसानी से पढ़ सके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ. मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है. इसीलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. दिस कॉन्सेप्ट मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, जैसे चाय बनाना है, चाय बनेगा क्या, विधि है. जो विधि है, चाय में चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, पहले दूध डालो, फिर बॉईल करो, फिर तो ऐसे विधि है, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट मतलब विधि हो गया. कैन बी बेटर अंडरस्टूड मतलब ये जो विधि है, दिस दैट का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉजिक है, ये जो मतलब क्या बोलेंगे, एक तरीका है, उसको कैसे अच्छा से हम लोग समझ सकते. बेटर अंडरस्टूड मतलब कैन भी ज़रूर से, बेटर मतलब अच्छा से, अंडरस्टूड मतलब समझ सकते हैं, विथ मतलब के साथ, द हेल्प मतलब सहारे ऑफ द टेबल, टेबल जो ऊपर में दिया हुआ था आपको, बिलो नहीं, अभी ये वाला टेबल का बात हो रहा है, नीचे वाला टेबल वो तो गया. विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो, जो नीचे दिया गया टेबल, उसके सहारे कैसे हम लोग कर सकते हैं अच्छा से. आइए देखते हैं. ये किताब, दिस बुक, किताब पास है और एक वचन है, इसलिए दिस का प्रयोग किया गया. अगर किताब दूर होती तो मैं यह या ये किताब नहीं बल्कि वो या वह किताब कहता. बुक इज़ नियर एंड सिंगुलर, हेंस यूज दिस. बुक मतलब किताब, इज़ मतलब है, नियर मतलब सामने, एंड मतलब और, सिंगुलर मतलब एक वचन, हेंस मतलब जैसा कि, यूज दिस तो हम लोग इसीलिए, हेंस मतलब इसीलिए हम लोग इसको, दिस को यूज़ किए. आगे देखते, वह या वो किताब, दैट बुक, किताब दूर है और एक है,
इसलिए दैट का प्रयोग किया गया है। बुक इज अफार एंड सिंगुलर, हेंस यूज्ड दैट। अब क्या लिखा हुआ? बुक किताब है, अफार मतलब दूर और सिंगुलर एक वचन, हेंस यूज्ड दैट, तो दैट का प्रयोग किया गया। ये या यह किताबें, दीज बुक्स मतलब ये सब किताबें। किताबें पास है और एक से ज़्यादा है, इसलिए दीज का प्रयोग किया गया। तो किताबें तो पास है पर एक से ज़्यादा है, इसीलिए दिस का प्रयोग किया गया है। बुक्स आर नियर एंड प्लूरल, हेंस यूज दिस। तो बुक्स किताबें, आर मतलब है, नियर मतलब सामने, एंड प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या, एक से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग यूज़ क्या किया, दीस का प्रयोग किया है, दीज। आगे क्या लिखा है? वो, वह, वे किताबें, दोज बुक्स मतलब ये सब किताबें। किताबें दूर है और एक से ज़्यादा है, इसलिए दोस्त का प्रयोग किया गया है। तो किताबें सब जो है वो दूर है और एक से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जो है दोस्त का प्रयोग कर रहे हैं। बुक्स आर अफार एंड प्लूरल, हेंस यूज दोस्त। तो बुक्स जो किताबें हैं, आर मतलब है, अफार मतलब दूर, एंड प्लूरल, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, हेंस हम लोग दोस्त का प्रयोग करें। जैसे सामने है और दूर की, बस सामने है तो दिस का प्रयोग करेंगे और दूर में है तो दोस्त का प्रयोग करेंगे। अब देखते क्या लिखा हुआ है। वे बच्चे, दोज और दे चिल्ड्रन, बच्चे दूर है और एक से ज़्यादा है, इसलिए दोस्त का प्रयोग किया गया है। चूँकि बच्चे सजीव है, इसलिए दे का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्या लिख रहा है? चिल्ड्रन are afar and plural, hence use those. Since children are living being, so we can also use they. अब यहाँ पर बहुत अच्छा बात बता रहा है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, आर मतलब है, अफार मतलब दूर, एंड मतलब और, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, हैंस मतलब इसलिए, यूज्ड मतलब प्रयोग किया गया, दोज मतलब वो, सिंस मतलब चूँकि, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, आर मतलब है, लिविंग मतलब रहते हैं, लिविंग बीइंग मतलब जीवित जंतु है, बीइंग मतलब जो जिंदा, जैसे कुत्ता, बिल्ली और बाकी सब जो जीवित जंतु है, ऐसा हम लोग भी जीवित जंतु है, बच्चे भी जीवित जंतु है, सब जीवित जंतु है। और नॉन लिविंग बीइंग जो जीवित जंतु नहीं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेड़ भी जीवित जंतु है। लिविंग बीइंग, सो वी कैन ऑल्सो यूज़ दे। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? दे का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग दे का प्रयोग भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मछली, ये मछलियाँ, दीज फिशेस, मछलियाँ पास है और एक से ज़्यादा है, इसलिए दीज का प्रयोग किया गया है। फिशेस आर नियर एंड प्लूरल, हैंस यूज दीज। तो फिशेस मतलब होता है मछलियाँ, आर मतलब है, नियर मतलब सामने, एंड मतलब और, प्लूरल मतलब ज़्यादा है, बहुवचन है, हैंस मतलब इसलिए यूज दीज, तो दीज का प्रयोग किया गया। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। ये लड़के, नहीं, ये सब लड़के, दीज ऑल बॉयज़, लड़के पास है और एक से ज़्यादा है, इसलिए दिस का प्रयोग किया गया है। बॉयज़ आर नियर एंड प्लूरल, हेंस यूज दीज। तो बॉयज़ मतलब होता है लड़के, आर मतलब है, नियर मतलब सामने, एंड मतलब और, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, हेंस मतलब इसलिए, यूज मतलब प्रयोग, दीज का प्रयोग। दीज मतलब जो सामने है उसको दीज बोलते हैं, एक से बहुवचन जो रहता है आपको तो पता है, आप लोग तो बहुत स्मार्ट होते जा रहे दिन ब दिन। वे दोनों लड़के, वे दोनों लड़के, दोज या दे बोथ, अरे भाई वापस जाना होगा नीचे। दोज या दे बोथ बॉयज, ठीक है। तो क्या लिखा है? लड़के दूर है और एक से ज़्यादा है, इसलिए दोज का प्रयोग किया गया। चूँकि लड़के सजीव है, इसलिए दे का प्रयोग भी कर सकते हैं। बॉयज़ आर अफार एंड प्लूरल, हेंस यूज दीज। सिंस बॉयज़ आर लिविंग बीइंग, सो वी कैन यूज ऑल्सो यूज, सॉरी, सो वी कैन ऑल्सो यूज दे।
जैसे बॉयज़ मतलब लड़के, आर मतलब है, अफार मतलब दूर, एंड मतलब और, प्लूरल मतलब बहुवचन, हैंस मतलब इसलिए, यूज़ मतलब प्रयोग, दीज मतलब ये, सेंस मतलब इसलिए, बॉयज़ मतलब लड़के, आर मतलब है, लिविंग लिविंग मतलब रहते, लिविंग जंतु है मतलब लिविंग बीइंग, एक साथ प्रयोग होगा, ठीक है। लिविंग अलग वर्ड है, लेकिन लिविंग वर्ड जो है वो अलग तरीके से प्रयोग होता है, और लिविंग बीइंग एक साथ हम लोग प्रयोग होता है, ठीक है। लिविंग बीइंग मतलब जीवित जंतु, बीइंग मतलब जंतु, लिविंग मतलब जीवित। सो वी, तो हम लोग, वी मतलब हम लोग, कैन मतलब कर सकते हैं, ऑल्सो यूज़ दे, तो प्रयोग कर सकते हैं दे का भी, ठीक है। ऑल्सो मतलब भी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर के लिए। देखते जल्दी से क्या लिखा हुआ है। सजीव व निर्जीव का फर्क। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डिफरेंस मतलब फ़र्क, बिटवीन मतलब दोनों का बीच में, किसका बीच में, लिविंग मतलब जो जिंदा है, और जो नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा नहीं है, जैसे कि मरा हुआ है। सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, यानी जो सांस लेता है। लिविंग इज़ द वन दैट ब्रीथ्स, मतलब जो लिविंग होता है, जो जिंदा रहता है ना, तो लोग क्या करता है, सांस लेता है। इस मतलब है, द मतलब एक ठो है, द मतलब अ और द का तो आप लोग को पता होगा, बता देते हैं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक ही ठो है। ऐसे बड़ा बड़ा, जैसे अभी कोई बड़ा आदमी है, जैसे जैसे कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के आगे द लगेगा। जैसे किसी का नाम हो गया तो उसका आगे द लगेगा। अब कोई सिपाही है तो सिपाही के आगे द नहीं लगेगा, अ लगेगा, अ सोल्जर। लिविंग इज़ द वन दैट ब्रीथ्स, मतलब लिविंग एक वो चीज़ है जो सांस लेता है, ब्रीथ्स मतलब सांस लेता है। निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होती, यानी जो सांस नहीं लेता है। नॉन लिविंग इज़ द वन दैट डजेंट ब्रीथ, तो जो जो जीवित जंतु नहीं होता, लोग क्या करता है, आप लोग कैसे पता लगा सकते जीवित जंतु नहीं है, वो सांस नहीं लेता है। दैट डजेंट ब्रीथ, डजन मतलब नहीं, ब्रीथ मतलब सांस, ठीक है। सजीव के उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब जो जीवित जंतु है वो लोग के एग्जाम्पल सब क्या है, उदाहरण सब क्या है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे आदि। आदि मतलब और भी बहुत सारे चीज़ें एटसेट्रा में आ जाएगा। निर्जीव वे उदाहरण, कोई चीज़ या वस्तु आदि। कोई मतलब कोई चीज़, चीज़ मतलब क्या, खाने वाला नहीं, कोई थिंग हो गया, चीज़ मतलब ये टेबल हो गया, चेयर हो गया, बैच हो गया, कोट हो गया। तो कोई चीज़ या वस्तु आदि, वस्तु मतलब सेम चीज़, ठीक है, वस्तु कोई भी चीज़ आदि। तो ये सब हम लोग का एग्जाम्पल सब था। आगे देखते क्या लिखा है। ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है कि पेड़ पौधे सजीव कैसे हैं, पर सत्य नहीं है कि वे सजीव है, क्योंकि वो भी इंसान की तरह सांस लेते हैं। सॉरी, सत्य यही है कि वे सजीव है क्योंकि वे भी इंसान की तरह सांस लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान सांस लेते वक्त ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये पूरा तरीक़ा से सही नहीं है। सही है आप लोग तो समझे होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोग का
हवा बनता है उसमें 90% से ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है और फिर ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है। तो क्या रहता है, हम लोग देखा जाए तो ये सब मिक्सचर जो रहता है, जो एयर का मिक्सचर रहता है, जो एयर का जो मिलावट रहता है, उसमें हम लोग जो अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा लेता है। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग हवा के साथ मेनली जो रहता है क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। तो हम लोग नाइट्रोजन से मिला हुआ जो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है वो हम लोग के अंदर जाता है, और जब बाहर निकलता है जो गर्म हवा निकलता है सांस से, तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है। इसीलिए यहाँ पर जैसे साइंटिस्ट लोग को पता चला कि हम लोग को ऑक्सीजन हम लोग के अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तब से हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और पेड़ जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। इसलिए पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए और पेड़ को आगे बढ़ाइए। सभी सजीव नीचे दिए गए सातों कार्य करते हैं जबकि निर्जीव नहीं। तो जो जो जिंदा आदमी लोग हैं वो लोग क्या क्या करता है, फीडिंग, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। फीडिंग मतलब खाना खाना, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, एक्सक्रीशन मतलब होता है जो एक्सक्रीशन मतलब होता है निकालना, ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना, रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपना जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो ये 5 चीज़ जो रहता है ये सब जीवित जंतु करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और नया सीखने कुछ मिला होगा। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप का प्रयोग करते रहिए, या तो लिखिए, आप लिख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।